हाँ जी बच्चों, तो फिर हम ट्रांजिस्टर वाला पार्ट करते हैं कवर, ठीक है। ये मतलब सॉर्ट ऑफ बॉर्डर लाइन सा केस है कि मतलब ऐसा है कि सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग उस पर तो लिखा हुआ है जेई मेंस और उसके सिलेबस में, नीट के सिलेबस में। वैसे नीट में तो आने की इसकी प्रोबेबिलिटी और कम हो जाती है अब, क्योंकि नीट इज नाउ वेरी क्लियर कि कुछ भी मतलब बोर्ड्स के सिलेबस के बियॉन्ड नहीं डालना, क्योंकि वो शोर डल जाता है। बट एनीवेज छोटा सा टॉपिक है तो हम करके मतलब वी शुड बी सेफ। प्रॉब्लम वही है कि आपको पता है कि स्कोरिंग बहुत ज्यादा हो गया, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कोई भी क्वेश्चन मिस करना इन बिटवीन। तो बच्चों क्या होता है, जैसे एक पीएन जंक्शन होता है ना। पीएन जंक्शन में क्या है कि हमने पी टाइप और एन टाइप को मिलाया, उसके हिसाब से उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बनती हैं और जिनको हम स्टडी करते हैं। ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या होता है, ट्रायोड होता है। जैसे वो डायोड होता है, ये ट्रायोड होता है। तो यहाँ पे हम तीन यूज करते हैं। तो अब ये दो तरीके से बन सकता है कि आप देखो कि या तो आप दो एन और उसके बीच में पी जोड़ दो, या आप दो पी और उनके बीच में एन जोड़ दो, ठीक है। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो ऐसी होती है बच्चों की, जो साइड्स वाले हैं दो वो थिक होते हैं और जो बीच वाला है वो पतला होता है, ठीक है। तो ब्रॉडली क्या हो रहा होता है बच्चों कि मतलब हम एक साइड को बोलते हैं एमिटर, बीच वाली साइड को बोलते हैं बेस, और थर्ड साइड को बोलते हैं हम कलेक्टर, ठीक है। तो हमने ऐसे नाम क्यों दिए हैं कि ब्रॉडली क्या हो रहा होगा कि जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं एमिटर से निकलेंगे, बेस से होते हुए कलेक्टर की तरफ जाएंगे। तो उसके कारण से कुछ प्रॉपर्टीज बन जाती हैं जिनको हम बच्चों भी स्टडी करेंगे। तो ऊपर वाला फिगर समझ आ रहा है आपको, है
उसमें क्या हो रहा है, नीचे उसका सिंबल है बच्चों, जो सर्किट सिंबल है। तो सर्किट सिंबल में आप देख सकते हो कि ऐसे सर्कल और ऐसे ये 3 लाइंस उससे निकल रही हैं। तो ये आप ऐसे सोचो बच्चों कि ये फर्स्ट ऐसा हम डिवाइस पढ़ रहे हैं जिसके 3 टर्मिनल है ना। अभी तक हम जो भी पढ़ते हैं उनके हमेशा 2 टर्मिनल्स होते थे, तो यहाँ पे 3 टर्मिनल्स हैं। जो ये एनपीएन एक को कहते हैं और एक को पीएनपी कहते हैं बच्चों। इन दोनों में जो डिफरेंस है आप अगर देखो, वो ब्रॉडली सिर्फ एक एरो का है। आपको ये समझ आ रहा है कि एरो किस तरह से बनाया गया? बेसिकली मैंने आपको क्या बोला कि जो तो हो क्या रहा है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम एमिटर टू बेस टू कलेक्टर, राइट? तो हमने जो एरो बनाया है दैट इज अलोंग कन्वेंशनल करंट। तो अगर आप देखो पीएनपी जहां होगा वहां पे होल्स ट्रैवल करेंगे तो करंट की भी वही डायरेक्शन होगी, और एनपीएन में इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे तो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, राइट? तो ये एक बार ड्रॉ कर लो बच्चों। रिटर्न बच्चों, अ, थोड़ा सा पार्ट अब हमें इसकी कंस्ट्रक्शन का और लिखना है, ठीक है? एक तो बच्चों जनरली हम एनपीएन यूज करते हैं कंपेयर टू पीएनपी। इट टर्न्स आउट कि ये चीपर पड़ते हैं एनपीएन। तो इसमें बच्चों कंस्ट्रक्शन में जो तो एमिटर होता है वो मॉडरेटली साइज्ड होता है और हेवीली डोप्ड होता है। बेस थिन एंड लाइटली डोप्ड। कलेक्टर लार्जेस्ट साइज एंड मॉडरेटली डोप्ड। डोपिंग का बच्चों लॉजिक समझ आता है कि हम ऐसे क्यों करना चाहेंगे डोपिंग? एमिटर से चार्जेस ने निकलना है ना, तो इसलिए उसको तो हम हेवीली डोप करेंगे। बेस के थ्रू तो एज द नेम सजेस्ट उन्होंने सिर्फ पास करना है इन अ वे, तो इसलिए उसको हम लाइटली डोप्ड रखते हैं। और कलेक्टर को मॉडरेटली डोप्ड की, ताकि उससे फिर आगे
जा सके, जो वहां पहुंचे। क्या अगर कलेक्टर को भी हमें बेसिकली, अभी आप आगे समझोगे, हमें तो फ्लो करवाना है कि एक से निकलते हुए आगे चले जाए, ठीक है। तो अगर कलेक्टर को हम हेविली डोप कर देंगे तो सिर्फ ये होगा कि उससे चार्जेस राइट को निकल जाएंगे, हमें वो नहीं चाहिए। हमें तो ऐसा चाहिए कि पूरे के थ्रू ट्रैवल करें, हमारा फायदा तब हो रहा है। वी नीड चार्ज फ्लो फ्रॉम एमिटर टू बेस टू कलेक्टर। ठीक है। अब बच्चों ब्रॉडली कैसे यूज करते हैं ना हम ट्रांजिस्टर को, आप समझो, मतलब क्या इसका फायदा हो जाता है। हमने देखा था जैसे डायोड है, डायोड में दो मतलब जैसे पीएन जंक्शन था, उसको आप बायस कर सकते हो, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, उसके हिसाब से उसकी एप्लीकेशन बदल जाती हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या फायदा हो जाता है कि दो अलग अलग जंक्शंस बन गई, दो पीएन जंक्शंस बन गई, तो हम दोनों को अलग अलग तरीके से बायस कर देते हैं। तो प्रैक्टिकली हमारे पास चार, थ्रेटिकली हमारे पास चार पॉसिबिलिटीज हो गई कि पहले वाली को फॉरवर्ड किया, दूसरे वाले को रिवर्स किया, दोनों को फॉरवर्ड किया, दोनों को रिवर्स किया, या पहले को रिवर्स दूसरे को फॉरवर्ड। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम इसकी मल्टीपल एप्लीकेशंस बना लें। ठीक है, चारों नहीं यूज हो पाती, अभी हम आगे देखेंगे। जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो एक होती है, फिर उससे अगली एक दूसरी होती है, बट थ्रेटिकली तो चार पॉसिबिलिटीज बन गई, तो इसलिए मतलब इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो और डाइवर्स हो जाती है। तो आप देख रहे हो कि हम कैसे बढ़ रहे थे, पहले हम बात कर रहे थे सिंपल रेजिस्टर इंडक्टर की, फिर हमने देखा डायोड में क्या फायदा हो गया था कि यार बाइसिंग के हिसाब से अलग प्रॉपर्टीज आ गई। अब ट्रायोड में और एक्स्ट्रा हमारे पास पॉसिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल जब हम एमिटर बेस को फॉरवर्ड बायस कर देते हैं, कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस कर देते हैं, तो जो एप्लीकेशन बनती है वो एम्पलीफायर बन जाती है। एम्पलीफायर का मतलब समझते हो? इंक्रीज कर देना, है ना, बढ़ा देना। ऐसे ही मैं एक और बता रहा हूँ बच्चों, अभी लिखेंगे हम कि दूसरे केस में, यहां तक लिखो। जो सबसे मेन हमारे सिलेबस में जो जो हमें पढ़नी होती है वो एम्पलीफायर ही होती है। ठीक है, जो अभी एक मिनट से ऊपर वाले पॉइंट्स को भूल जाओ, ठीक है, वो नीचे मैं जब समझा रहा हूँ उसमें आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली अब हम बच्चों समझेंगे एक बार, जैसे जो हमने अभी यहाँ पे लिखा है कि एमिटर बेस को फॉरवर्ड बायस किया, कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस किया, तो हम कह रहे हैं कि एम्पलीफायर, एक बार हम उस फिगर को समझेंगे, ठीक है, कैसे बनाते हैं हम फिगर्स। क्योंकि बच्चों यहाँ पे हमारे पास तीन टर्मिनल्स हैं, तो हम इस टाइप का सर्किट बनाते हैं। आप ध्यान से देखो जो बैटरीज की पोलैरिटीज हैं, उसके हिसाब से क्या ऐसा हो रहा है बच्चों कि एमिटर बेस जो है, पहले ये दिखाओ मैंने कौन सा बनाया है, एनपीएन बनाया या पीएनपी बनाया? ट्रांजिस्टर एनपीएन है ना। तो उसके हिसाब से मुझे बताओ कि क्या इस केस में एमिटर बेस फॉरवर्ड बायस्ड है, एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। अब उधर देखो, जो दूसरी साइड है कलेक्टर बेस, क्या वो रिवर्स बायस्ड है?
ठीक है, कैसे? जो एन साइड है वो फिर पॉजिटिव के साथ अटैच हो गई। ठीक है, एक कंफ्यूजन आपके माइंड में आ सकती है कि जो बेस है ना, उसको मैं लेफ्ट से देखूं तो ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव के साथ है, राइट से देखो तो ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव के साइड से साथ है। तो क्या इसका है? मैं तो रिलेटिव ही देखना है ना, वी जस्ट नीड टू इंश्योर कि इसका स्टिल जो पोटेंशियल है बाकी दो से, मतलब ऑल वी नीड टू इंश्योर इज कि एक बार वोल्टेजेस सोचो, एमिटर बेस को मान लो आपने फॉरवर्ड बायस करना है, तो क्या तरीका होना चाहिए? 1 मिनट के लिए जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी एमिटर को 0 बोल देते हैं, बेस को इसके हिसाब से 2 बोल देते हैं, है ना। अब अगर करेक्टर बेस को मुझे मान लो क्या करना था, रिवर्स बायस करना है, तो उसके लिए मुझे मतलब क्या इंश्योर करना है कि कलेक्टर किस वोल्टेज पे होना चाहिए, ज्यादा पे होना चाहिए। ठीक है, तो उसको ज्यादा पे कैसे कर देंगे? जैसे हमने एमिटर को क्या बोला था, 0 पे बोला था 1 मिनट, तो मान लो जो बेस है वो 2 पे हो गया, तो इसका मतलब मुझे कलेक्टर को बस क्या इंश्योर करना है, 2 से ज्यादा 4 5 जो भी है, तो उस तरह से इंश्योर हो जाएगा, है ना। बात क्लियर होगी? तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, सीधे ऐसे बोल दें कि कलेक्टर की वोल्टेज ज्यादा होगी कंपेयर टू एमिटर, तो अपने आप वो चीज इंश्योर हो जाएगी। ये फिगर बना लो बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों यहाँ पे करंट्स की डायरेक्शंस आपको समझ आ रही है? ठीक है, ऐसे सोचो, मतलब ब्रॉडली ऐसे सोचना हमें कि जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं एमिटर से निकले। अब होता क्या है कि जब वो एमिटर से, ऐसे सोचो कि एमिटर से जब 100 निकले, तो उसमें से कुछ पार्ट तो बेस से निकल जाता है बाहर, और बेस छोटा ही है तो वह थोड़ा सा ही पार्ट निकल पाता है, और बाकी बल्क पार्ट कहाँ चला जाता है? कलेक्टर के थ्रू। तो क्योंकि वो इस केस में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एरोज उल्टे आ जाएंगे, है ना। तो हम ऐसे बोलेंगे कि कलेक्टर से करंट आ रहा था, बेस से करंट आ रहा था, और वो फाइनली एमिटर से निकला। बात समझ आती? तो यहाँ पे बच्चों दो रिलेशंस बन जाते हैं हमारे पास इस फिगर के हिसाब से, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं वर्किंग में। अब देखो, आई ई जो है वो आई सी प्लस आई बी बन जाएगा। ठीक है, और दूसरा आई ई इज नियरली इक्वल टू आई सी, एग्जैक्टली नहीं होता क्योंकि मतलब बी में भी कुछ जा रहा है, बट बी इज वेरी स्मॉल। तो ठीक है, तो ये दो रिलेशंस हैं जो हमारे बार बार काम आते हैं। एक चीज और बच्चों जो समझने वाली है, मैंने जो फिगर बनाया है, ठीक है, इस फिगर में ट्रांजिस्टर का कौन सा पार्ट है जो सर्किट के लेफ्ट और राइट में कॉमन है? बेस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एज कॉमन बेस मोड। ठीक है, ये मतलब एक चीज तो वो हो गई कि मतलब किसको फॉरवर्ड बायस किया किसको रिवर्स बायस किया, वो एक सेपरेट बात है। दूसरी बात यह है कि मतलब कौन सा टर्मिनल जो है वो कॉमन है, उसके हिसाब से भी एक नाम दिया जाता है। तो जैसे मैंने जो फिगर बनाया ये क्या है, दिस इज कॉमन बेस मोड।
ठीक है, ऐसे ही आप घुमा के जैसे मर्जी बना सकते हो। फाइनली तो 3 टर्मिनल्स है, एक पार्ट तो बीच में कॉमन आएगा ही आएगा। तो उसके हिसाब से कॉमन एमिटर मोड भी बन सकता है, कॉमन कलेक्टर मोड भी बन सकता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखा है कि मोस्टली हम इसको कॉमन एमिटर मोड में यूज करते हैं। ये 3 पॉइंट्स लिख लो। कुछ नहीं, वो कोड वर्ड था कि नीचे फिगर है। फिगर पे ले जाओ। समझ आ गया? अगली बात बच्चों आपको ये समझनी है कि मतलब जब आपने ट्रांजिस्टर को इस तरह से यूज करते हो, जब आप ना एमिटर बेस को फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस, तो इसको हम ऐसे बोलते हैं कि ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव स्टेट। ठीक है, तो मतलब दो अलग बातें हैं। एक तो ये हो गया कि बायसिंग कैसे की है, उसके हिसाब से हमने एक्टिव बोला है। और एक ये है कि कौन सा टर्मिनल कॉमन, उसके हिसाब से हमने ये नाम दिया कि कॉमन एमिटर या कॉमन बेस या क्या। ठीक है, दूसरी बात बच्चों आप ये समझ रहे होगे कि जब ट्रांजिस्टर को, जैसे मान लो मैंने बोला कि ये जो फिगर है, मतलब इसमें हम ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर यूज करते हैं। ठीक है, तो तो ये बैटरीज तो हमें लगानी ही पड़ती हैं ताकि ये बायसिंग हो जाए। ठीक है, उसके अलावा मतलब ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट हो गया काम। मतलब जो इसकी एप्लीकेशन है उसके लिए तो हम अलग से कोई ना कोई करंट, कोई इनपुट देंगे और राइट साइड से हमें कोई आउटपुट मिलेगा जिससे कुछ निकलेगा फाइनली। ये तो बेसिक सर्किट ही हो गया, आप कह लो ट्रांजिस्टर का। मतलब कहने को हम ऊपर वाला फिगर कह सकते थे कि जिसमें 3 टर्मिनल थे, बट फाइनली काम तो तब करेगा ना जब आप कोई ना कोई बायसिंग कर दोगे। अदरवाइज तो सिर्फ वो 3 टर्मिनल्स का आप क्या करोगे। ठीक है जी। तो ये वही रिलेशन हो गया, आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। और आई बी, ये भी लिख लो बच्चों कि आई बी जो है वो आई सी और आई ई से बहुत कम होता है। तो बच्चों वेरी वेरी ब्रॉडली अगर हम समझें कि क्या हो रहा है यहाँ पे, इन अ वे ऐसा हुआ कि हमने जो करंट एमिटर साइड पे दिया, ठीक है, हमें नियरली वो करंट कलेक्टर साइड पे मिल गया। मैंने तो एक तरफ करंट सप्लाई किया था, मान लो मैंने एमिटर साइड पे करंट सप्लाई किया, मुझे नियरली उतना ही करंट कलेक्टर साइड पे मिल गया, है ना। मतलब ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ नीचे वाली वोल्टेजेस है ना, इन द सेंस कि सिर्फ मुझे वो मेंटेन करनी है बायसिंग। अगर वो बायसिंग मेंटेन्ड है तो ऐसा होगा ना कि जितना भी करंट एमिटर साइड पे है उतना करंट मुझे कलेक्टर साइड पे मिल गया। अब जो एमिटर बेस साइड थी वो क्या थी, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में हम कहते हैं कि जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो ऐसे सोचो कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी
वहां पे हमारे पास एक करंट था एट अ वेरी लो रेजिस्टेंस। ट्रांजिस्टर ने क्या किया, उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, कलेक्टर वाली साइड। कलेक्टर बेस जो है वो है रिवर्स बायस्ड, वहां पे रेजिस्टेंस क्या है, हाई। तो इफेक्टिवली ट्रांजिस्टर ने क्या किया कि उसने नियरली सेम करंट को ट्रांसफर कर दिया फ्रॉम अ रीजन ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस टू अ रीजन ऑफ वेरी हाई रेजिस्टेंस। समझा? विच मीन्स कि अगर मेरी इनपुट साइड पे कुछ वोल्टेज थी, करंट इनटू इनपुट रेजिस्टेंस, तो आउटपुट साइड पे मुझे क्या मिल गया, वोल्टेज नियरली सेम करंट इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस, जो कि बहुत ज्यादा है। तो प्रैक्टिकली क्या हुआ कि लेफ्ट साइड पे जब मैंने कम वोल्टेज अगर अप्लाई की थी, तो मुझे राइट साइड पे बहुत हाई वोल्टेज मिल गई। ये क्या हो गया इन अ वे, एम्पलीफिकेशन। आई बात समझ बच्चों? ठीक है, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट वर्किंग पे नहीं जा रहा, उतनी हमें जरूरत नहीं है, बट जो ब्रॉड उसका काम है वो आपको समझ आ गया ना कि क्या हो रहा है। तो हेंस द नेम बच्चों ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो नाम आया ना, ये दो वर्ड्स को कंबाइन करके आया, ट्रांसफर और रेजिस्टर। ठीक है, क्योंकि ट्रांजिस्टर क्या कर रहा है, वो करंट को ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। रिटर्न में कुछ इससे रिलेटेड बच्चों जो पैरामीटर्स हैं हमें वो लिखने हैं कि जब हम ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर यूज करते हैं, तो कॉमन एमिटर मोड अगर हो तो उसके कुछ रिजल्ट्स हैं। तो उसमें फिगर बच्चों इस तरह से होता है। तो जैसे मैं आपको समझा रहा था ना, देखो, आ, एक तो एमिटर वाला पार्ट आप देख सकते हो कि अब दोनों तरफ कॉमन हो गया। दूसरी बात आप देखो, ये जैसे टर्मिनल्स दिखा दिया हमने लेफ्ट और राइट पे, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि जो बैटरीज पहले से ही लगी हुई हैं उनका काम तो सिर्फ बायसिंग देना है। उसके अलावा हम एडिशनल कुछ कंपोनेंट्स लगाते हैं जिससे कि हम जो हमारे को वोल्टेजेस चाहिए या हमने जो रिसीव करनी है वो दें। जैसे देखो आपने क्या किया, हमने लेफ्ट साइड पे हमने वोल्टेज सोर्स लगा दिया, और ये एक एसी सोर्स है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक तरह से हमारा इनपुट हो गया। राइट साइड पे हमने एक रेजिस्टेंस लगा दी, वो क्या है, आरएल, लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं। तो ये प्रॉपर सर्किट बन गया एम्पलीफायर का।
अभी आपको समझ आएगा, मतलब एम्पलीफिकेशन हमें एसी में ही करनी होती है। ये डीसी भी सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। मतलब यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि डीसी पे ही काम करेगा या एसी पे काम नहीं करेगा, काम तो दोनों पे ही करेगा। कौन बचो? तो बच्चों यहाँ पे एक तो इट्स टर्न्स आउट कि जो आउटपुट वोल्टेज है जब हम एसी सप्लाई करेंगे, तो उसका 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है कंपेयर टू इनपुट। मतलब वी कांट डिराइव दिस, इट्स टू कॉम्प्लेक्स, बट रिजल्ट तो ये है। यहाँ बच्चों हम पहली टर्म जो डिफाइन करते हैं दैट इज नोन एज बीटा। ठीक है, तो बीटा इज डिफाइंड एज आईसी बाय आईबी। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि आईसी तो आईबी से बहुत बड़ा है, तो दैट इज नोन एज डीसी करंट गेन। ठीक है, सिमिलरली बच्चों हम एक एसी वाला भी डिफाइन करते हैं, बीटा एसी, दैट इज डिफाइंड एज डेल्टा आईसी बाय डेल्टा आईबी। फिर बच्चों अगली टर्म डिफाइन होती है वोल्टेज गेन, आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज।
रिटर्न। आप ये समझ रहे हो मुझे यहाँ डिनोमिनेटर में बार बार आई बी क्यों आ रहा है? क्योंकि एमिटर वाला पार्ट तो कॉमन है। तो इनपुट इज लाइक जो बीटा वाली साइड है, और आउटपुट जो है वो है कलेक्टर वाली साइड। तो इसलिए हर जगह ऊपर आई सी आ रहा है, मतलब सी आ रहा है, नीचे बी आ रहा है। आप ब्रॉडली देख सकते हो कि कोई भी जो रेशियो आउटपुट ओवर इनपुट है उसको हम गेन बोल रहे हैं, चाहे वोल्टेज हो, चाहे करंट हो, चाहे रेजिस्टेंस हो। ठीक है, तो ऐसे ही इसको, ये बन गया बीटा एसी इंटू रेजिस्टेंस गेन। बिल्कुल ऐसे ही हम पावर गेन की बात भी कर सकते हैं। रिटर्न। ओके, नेक्स्ट बचो ऐसे ही हम इसको कॉमन बेस मोड में यूज कर सकते हैं। तो कॉमन बेस में क्या हो जाएगा, जैसे पहले वाला फिगर बनाया हुआ था उसको रेफर करो। तो इनपुट जो साइड थी वो कौन सी हो गई, एमिटर वाली हो गई, आउटपुट साइड वही कलेक्टर वाली है। तो उसके लिए रेशो इस तरह आ जाएगी। और इस केस में खासियत यह है कि इस केस में फेस चेंज नहीं होता। बट आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर जो गेन है, मतलब बीटा तो आई सी बाई आई भी था, वो तो बहुत बड़ा होगा। अल्फा तो आई सी बाई आई ही है, वो तो नियरली इक्वली हो गया, तबानी हो गया। राइट। तो बच्चों, अल्फा और बीटा के जो फॉर्मूलाज हैं, चाहे डीसी वाला ले लो, अ, उससे एक बार फॉर्मूला मतलब रिलेशन निकालो, अल्फा और बीटा में क्या बनता है। दोनों के फॉर्मूलाज को देखो एंड सी किसी तरह से रिलेट कर सकते हो ना। आईसीआईबी में रिलेशन तो पता ही है आपको, इसको यूज करो।
आ गया बच्चों रिलेशन? तो आपके पास रिलेशन आ गया है 1/α इज इक्वल टू 1/β प्लस 1। पता नहीं क्यों इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है कि अल्फा दिया हुआ है बीटा पूछा है या आ गया समझ बच्चों? ठीक है, ब्रॉडली यही है मेन जो इस चैप्टर में है। अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, जैसे इसमें जो सर्किट बेस्ड क्वेश्चन है, एक चीज बची हुई है बच्चों, अभी इस पे हम आएंगे। दैट इज कि जैसे मैंने जो आपको कहा था ना कि एक तो मैंने आपको समझा दिया कि उसको एज एम्पलीफायर कैसे यूज कर रहे हैं, इसकी एक दो एप्लीकेशंस और है, वो हमें सिर्फ नाम पता होने चाहिए। और ये समझना है हमें बस कि जैसे ये एप्लीकेशन तो तब थी ना कि जब एक को, जिसको हमने एक्टिव स्टेट बोला कि एक को फॉरवर्ड एक को रिवर्स, तो हमें बस ये समझना है कि और क्या एप्लीकेशंस हैं और उसमें क्या बाइसिंग है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, उस पर भी आते हैं। पहले हम एक बार ये समझते हैं कि इस पे बेस्ड सर्किट वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो हम कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं। तो जो एक सेकंड, एक ना, कल एक मैं क्वेश्चन करवा रहा था, ये ये देखना 10th क्वेश्चन, ये तुम्हारे टाइम पे किसी ने डाउट पूछा नहीं था, मुझे बताओ 10th क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? पेन क्यों उठा रहा हो, इतना तो कोई मुश्किल नहीं है। बोलो भाई क्या आंसर आएगा इसका? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से चलो, ये बताओ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से करेंगे या हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम से करेंगे? एंड फर्क क्यों है फिर? हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन करोगे तो एक हाफ की टर्म फंस जाएगी ना। तो एक केस में जो आपका आंसर आएगा 0.2 आएगा, एक केस में 0.1 आएगा। ऑनलाइन आपका भी आंसर चाहिए मुझे। हम्म? मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में तो कोई गलती है ही नहीं, है ना, तो वो बन गया 0.2, गलती तो दूसरे में भी नहीं है, तो डिफरेंस क्यों है? हाँ, यस, सी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि पूछा क्या है। हम जब डिराइव करते हैं, कहने को तो हम ड्राइव में भी यही कहते हैं कि भाई वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बट वहां पे क्या होता है, वहां तो हम कहते हैं स्लो प्रोसेस। तो वहां तो हम ये मानते हैं कि हमारी फोर्स वेरिएबल है, जितने आप स्ट्रेस है उतनी फोर्स लग रही है, तो उतना ही वर्क हुआ, तो हम उसकी इंटीग्रेशन करते हैं एफ डी एक्स, जिससे कि वो हाफ की टर्म बनती है। क्या यहाँ पे जो फोर्स है वो वेरिएबल है? या तो कांस्टेंट फोर्स है। वो ये कांस्टेंट फोर्स है और ये बता दिया कि उसने इतना इलोंगेट किया, तो उसका वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी इस केस में? वो तो वही होनी है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो उससे क्या बनेगा? 0.1। तो व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब जो बाकी वर्क डन है वो कहीं ना कहीं लूज हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी में चाहे हीट में,
मतलब वो लूज होगा ही होगा अगर आप ऐसे कांस्टेंट फोर्स से एलोंगेशन करोगे। क्या ये बात समझ आई? चलो मैं एक और क्वेश्चन और पूछ के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम नहीं बताओगे आंसर, बट स्टिल आई लास्ट। आइडियली स्पीकिंग, बिल्कुल थ्योरेटिकली स्पीकिंग, अगर ऐसे एक स्टील वायर है और आप उस पर कांस्टेंट फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? किस टाइप की मोशन होगी? मतलब एक वायर है, आपने उस पर कांस्टेंट फोर्स लगा दी तो क्या होना चाहिए? हाँ, तो फिर उससे क्या होगा फाइनली? जो फोर्स चलो लेट मी पुट इट दिस वे। मेरा क्वेश्चन है कि मैंने कर फोर्स लगाई तो क्या ऐसा होगा कि उस फोर्स के लगाने से, मतलब जब 2 mm पे वायर पहुंचेगी तो बस वो वायर रेस्ट पे आ जाएगी? अगर आप कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो तो क्या होगा उस टाइम पे? कुछ ना कुछ काइनेटिक भी आ जाएगी। तो मतलब कैसी मोशन शुरू हो जाएगी? फिर ये कैसी मोशन हो गई? सोचो, बिल्कुल सिंपल केस है। एक इलास्टिक बॉडी है, मतलब एक स्प्रिंग है ना? स्प्रिंग ही हो गया प्रैक्टिकली। आपने उस पर कांस्टेंट फोर्स लगानी शुरू कर दी, कैसी मोशन होती है? एसएचएम, ऑसिलेशन होगी, है ना? क्यों? जब जब उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन बनेगी तब क्या हो जाएगा? उस टाइम पे उसको कुछ वेलोसिटी मिल जाएगी, उस कारण से वो आगे जाएगा, है ना? और फिर जब ज्यादा खिंच जाएगा तो पीछे को जाएगा। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो ऑसिलेशन होती रहेगी, ये जो 2 mm वाला पॉइंट है उसके अबाउट। ठीक है ना? 2 mm वाला नहीं, मतलब जो भी पॉइंट होगा तो ऑसिलेशन होगी। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो आ, मतलब रुकेगा ही नहीं, मतलब। बट जैसे अगर हम ऐसे दिया है तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि वही कि बाकी एनर्जी लूज ही हो गई, काइनेटिक एनर्जी या कुछ, तो इसलिए ऑसिलेशन नहीं हो पाई, बस उतना ही वर्क डन हुआ। बाकी हीट जैसे भी लूज हो गया और बाकी पोटेंशियल एनर्जी में रह गया। हम्म। हम्म। हाँ, फिर दोबारा हो जाए। मतलब दिस सिचुएशन इज इक्विवेलेंट टू, आप सोचो कि जैसे एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वर्टिकली हैंग कर रहा है और आपने उस पर एक फोर्स एफ लगा दी नीचे को, तो क्या होता है? एसएचएम ही होती है ना? याद करो वो वाला क्वेश्चन, हम वर्क एनर्जी में नहीं करते कि एक केस में आंसर आता है mg/k और एक केस में आता है 2 mg/k। तो वो 2 mg/k क्यों आ रहा था? कि जब हम कह रहे थे कि ऑसिलेशन हो रही है और बेसिकली 2 mg/k तो लोएस्ट पॉइंट बन गया जहां वेलोसिटी जीरो है। मतलब 2 mg/k कब आ रहा था? जब हमने कहा था कि हमने स्प्रिंग को झटके से छोड़ दिया। हो गया क्लियर बच्चों? ऑनलाइन सबको ये बात क्लियर हो गई? हाँ नहीं, यहाँ पे एसएचएम ही होगा। नहीं नहीं आएगा, मतलब एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना कि जब वेलोसिटी जीरो होगी तो वो वायर वापस पीछे को जाएगी। वायर में भी तो एसएचएम होती है, वो जो हम निकालते हैं T = 2π√ml/ay, जिसका फॉर्मूला होता है। ऐसे सोचो ना, एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना जब रिस्टोरिंग फोर्स आपकी जो अप्लाइड फोर्स है उससे ज्यादा हो जाएगी तो वो डी एक्सलरेशन प्रोड्यूस करेगी। तो एक टाइम पे रेस्ट पे आया, जब रेस्ट पे आया तब पीछे को फोर्स है तो वो उसको पीछे को खींचेगी। तो ऐसा कुछ चलता रहेगा, राइट? तो इस बार भी ऐसा नहीं था कि किसी ने ये पॉइंट आउट किया था, सबको ठीक लग रहा था। वो तो पता नहीं, मैं कोई और करा रहा था, मेरी नजर इस पे पड़ी तो मैंने कहा एक बार मैं पूछ लूं क्योंकि ये गलती हो जाती है। अब जैसे 8th क्वेश्चन जो है, इसका आंसर क्या आएगा बताओ?
हाँ, यहाँ तो क्लियरली लिखा है एनर्जी स्टोर्ड, तो इसका क्या आंसर आना था? वो हाफ वाला करोगे तो बेसिकली mgl/2 आ जाएगा, वो हाफ का है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट कि क्या पूछा जा रहा है, कि मतलब एनर्जी स्टोर्ड पूछा जा रहा है या फिर वर्क डन पूछा जा रहा है। और आप देखो बच्चों, बाई चांस नेचर में ऐसा है कि एक्चुअली यहाँ पे हम एकदम क्यों नहीं विजुलाइज कर पाते, क्योंकि हम हीट वाली चीज को विजुलाइज नहीं कर पाते। यही चीज अगर आप सोचो, बिल्कुल सेम कैपेसिटर में भी तो यही हो रहा है। जब हम कहते हैं कैपेसिटर को चार्ज करना है, बैटरी लगा दी, तो हम वहां पे क्या कहते हैं? ऐसा ही होता है ना कि जो वर्क डन बाय बैटरी है, उसका आधा ही कैपेसिटर के अंदर स्टोर होता है, आधा तो लूज होता है। वहां हम इजीली बोल देते हैं कि हीट में हुआ। यहाँ भी वही चीज हो रही है, बट बस एकदम विजुलाइज नहीं हो रही हीट वाली चीज। तो वहां भी तो दो अलग बातें हैं ना, वर्क डन बाय बैटरी एंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। वही चीज यहाँ पे। सोचो एक बार एक क्वेश्चन ट्राई करना, ये जो पैराग्राफ है, मतलब सिंपल किरचॉफ लगानी है दोनों लूप्स में, एक बार ट्राई करो।
नीचे तो लिखा है इसको ऐसे ही लिखते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना VCC या 10 वोल्ट, वो राइट साइड वाली बैटरी है, उसको ऐसे ही लिखते हैं। ये वो जो राइट साइड वाली बैटरी है उसको ऐसे ही लिखते हैं VCC, उसमें कुछ
ओके सोचो क्या करना है। बहुत ही आसान है। पॉइंट बी से क्लॉकवाइज लेफ्ट को जाते हुए और नीचे वापस बी तक पहुंचो। देखो बी से शुरू करता हूँ। बी से मैं इस रूट की बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसे क्या बनेगा। देखो अगर मैं बी से शुरू करूँ, आई बी आर बी -10। अब मैं ई पे पहुंचा, बी और ई तो सेम ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो प्रैक्टिकली बी पे ही पहुंच गया, इज इक्वल टू 0। सीधे ही निकल आया आई बी 10 ओवर आर बी। टेन ओवर आर बी तो अच्छा एक मिनट सो गई, नीचे वाली वो छोड़ दी मैंने, वो भी एक टर्म थी ना। आई बी आर बी -10, क्या टर्म आई बचो, आई ई तो आपके पास आई ई और आई बी में रिलेशन है ना, और दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। क्या बी वन बेस्ट ऑफ हियर 22 और 23 समझ गए बच्चों। बाई चांस बी बी की वैल्यू भी होती बस जीरो की जगह पे, तो वो एक टर्म जो बी बनती वो ऐड हो जाती। ठीक है, मैंने जैसे ये बनाई, दूसरी इक्वेशन सिंपल भी हो सकती थी, मतलब आप सिर्फ इतनी बना दो। नहीं इसमें प्रॉब्लम है, इससे क्या प्रॉब्लम है बताओ। सी से बी अपने को पता नहीं ना क्या हो रहा है, तो वो तो क्वेश्चन ही हो सकता था, पता नहीं इसमें है कि नहीं। जैसे यहाँ तो सारे करंट्स पूछे हैं, आपको ये भी पूछा जा सकता था ना कि बी सी बी बताओ, बी सी माइनस बी बी बताओ या बी सी माइनस बी बताओ। तो एक बार करंट्स आ गए तो आप वो वैल्यूज बता सकते हो। आइडिया लग गया बच्चों। ठीक है, मैं आपको इस बार इसलिए बताऊँ, देखने में ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है क्वेश्चन में, बट मतलब सारी इन्फो गिवन होती है और और कुछ। तो इस क्वेश्चन में कोई यूज नहीं हो रहा, बट जैसे अगर वैसे यहाँ अर्थिंग की हुई है तो आपको पता ही है, उससे अगर कोई वोल्टेज निकालनी हो तो वीसी या वीबी या कुछ को पूछ सकते थे, उसको रेफरेंस लेके। आगे समझ। क्लियर। ओके, अब जो है कुछ एक वो जो लास्ट चीज जो बची है वो भी अपने आप नोट्स में कर लो। मॉड्यूल में बच्चों बहुत कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है, वो आपको नहीं करना, सिर्फ
मेडिकल वाले बच्चे आप लोग इसकी एनसीईआरटी पढ़ लेना ट्रांजिस्टर की, राइट? ठीक है, ये कुछ नहीं करना। ये जो है ना, ये फीडबैक है, ये जो है फीडबैक वाला, और हमें सिर्फ ये एम्पलीफायर वाला ही करना होता है मेन। ये तो सारा हमने कर ही लिया था। जैसे कि ये ग्राफ कुछ हमें समझना है क्या होता है बच्चों। जैसे देखो ये ऊपर वाला जो फिगर है, तो ऑलमोस्ट वही फिगर हो गया जो मैंने आपको पहले कॉमन एमिटर मोड हो गया। तो ये जो एरो बी 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 और बी सी पे वेरिएबल मतलब मैंने चेंज कर सकते हैं। और जो लेफ्ट साइड में वो जो सर्कल्स के अंदर एरोस लगे हुए हैं, मतलब मीटर लगाए हुए हैं आपने कि आप मेजर कर रहे हो आप बी आई और बी को। तो एसेंशियली जो ये जो मतलब हमने सर्किट बनाया है, ये डिनोट करता है एक तरह से, जैसे हम तो इसको बेसिकली ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि हम जो ये समझ रहे हो कि मैं बी 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 और बी सी सी को चेंज करके बायसिंग चेंज कर सकता हूँ। वे डिफरेंट बायसिंग्स के लिए कौन सा कॉपर बायस कौन सा रिवर्स बायसिंग सो ऑन, इन डिफरेंट बायसिंग्स के लिए जो डी ओ और वी आई में रिलेशन निकल के आते हैं, दैट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो वो बेसिकली क्या है कि जो हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है चीज वही है, बट वो जगह देखना पड़ता है। एक तरह के देख अगर जो दो दो टर्मिनल्स बन रहे हैं तो इट्स सो टर्न्स आउट जो कि ऐसा निकल के आ रहा है कि जब आपका वी आई बहुत ही कम होता है, ठीक है, तो जो वोल्टेज आती है वो मतलब हाई वोल्टेज आती है जीरो, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते हो वोल्टेज कम होती है, ठीक है। और फिर बहुत हाई वोल्टेज जब हो जाती है वी आई, उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो कि आउटपुट वोल्टेज बहुत कम होता है, ठीक है। ऐसा चीजें बाइसिंग और तो ग्राफ अपने को बताना चाहिए। प्रेजेंट जो मैंने आपको बताया था वो हो गया, जहाँ पे हम चलो एक बात डी आई और डी ओ जो बने हुए उसका कोई मेजरिंग डिवाइस बना हुआ है, वो अलग से कोई वोल्टेज नहीं दे रहा।
तो बच्चा जो बीच वाला रीजन तो ट्रांजिस्टर का असेंबली का उसमें भी नहीं प्रेफर कि बिल्कुल नियरली मिड में ही हो, जो इतना ही होता है, लेकिन ये ट्रांजिस्टर जो होता है इट ऑपरेटिंग इन द मिडल ऑफ द लिख लो। और मिडल का कुछ सच कोई खास बात नहीं है, सिर्फ इतना है कि चलो मतलब थोड़ी बहुत वेरिएशन भी होएगी लो स्टेट एट स्टेट में। जो दूसरी एप्लीकेशन होती है वो होती है एज अ स्विच। उसका क्या मीनिंग होता है कि आप देखो इस ग्राफ से हमेशा भी ऐसे बता रहे हैं कि अगर हम ट्रांजिस्टर के अक्रॉस इनपुट वोल्टेज बहुत कम दें तो हाई वोल्टेज, और अगर हम इनपुट बहुत हाई दें तो बहुत कम इनपुट क्या होता है। तो ये वाला जो एप्लीकेशन है इसको हम स्विच करें कि कम पे ज्यादा मिल गया ज्यादा। तो जो एक्टिव स्टेट थी वो हो गई एज एम्पलीफायर, जो दूसरी स्टेट है वो कंबाइन एक तरह से हो गई स्विच। इसका मतलब ये है कि लो इनपुट पे हाई आउटपुट। सोचा कैसे लो वोल्टेज मतलब अपने स्विच ऑफ रखना। जब हम स्विच ऑफ रखते हैं तो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप हो जाएगा लेकिन करंट फ्लो नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा ये इसका मतलब है स्विच ऑन। स्विच ऑन कर दिया तो आपने क्या होगा करंट फ्लो करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलो ये आपको बस ये पता होना चाहिए कि स्विच का मतलब क्या है कि लो है हाई हाई। अच्छा चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। इतना से पार्ट अपने को करना था। टेस्ट क्या मतलब कौन सा कब है उसका जब डेट 14 तो आप बताओ कब 14 को देना। नहीं करा 14 को तैयारी करके 15 को देना होगा या बोलो। हम्म, चल मैं वही मंडे तक होएगा ठीक है अब टू मंडे। अच्छा बच्चों एक ना रिवीजन शीट्स हैं मेड वाले बच्चों आपने कलेक्ट कर लेनी है या कर चुके हो बस की बात है। आपने क्या करना है मतलब वो बताओ मेड नॉन मेड के अलग अलग है। नॉन मेड वालों को मैं अभी बता दूंगा मैसेज करूंगा मेड वालों ने। तो आप व्हाट यू शुड डू इज कि आप मतलब जो आपके टर्म वन वाले चैप्टर्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग वो शीट्स को करना शुरू कर दो। ठीक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है तो आपके दोनों काम हो जाएंगे। बोर्ड्स का भी काम तैयार हो गया और इधर से अपनी ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस। ठीक है, तो जो आपका बच्चों प्रॉपर प्लान स्टार्ट होगा रिवीजन का अलॉन्ग विद टेस्ट्स वो तो आपका स्टार्ट होगा मतलब बोर्ड्स के बाद 15 दिसंबर के बाद। अभी हम ये है कि एक तरह से इनफॉर्मली रिवाइज कर लें जिसमें अपने दोनों काम हो जाए बोर्ड्स का भी हो जाए और वैसे ऑब्जेक्टिव हो जाए। सिमिलर शीट्स नॉन मेड वालों को भी मिलेगी वो आपको मैसेज आ जाएगा मेड वाले तो अभी कलेक्ट कर ही सकते हो। ठीक है चलो।
इंस्ट्रूमेंट्स वाले ना मैं आपको वीडियो भेजूंगा एक, वैसे तो वो बाद में करते हैं हम, बट अभी आप एक बार वो वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा सारा। तो मतलब वो एक दो फॉर्मूलाज हैं, इसके लिए वो बर्नियर कैलिपर और ट्यूब गेज वाला, ठीक है। मतलब इट्स नॉट दैट अर्जेंटली रिक्वायर्ड राइट नाउ, इसके पास टाइम हो वो देख लेना। चलो ठीक है बच्चों, ओके।